कैपिटल गेन्स के अंदर हम लोगों ने कल नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स डिस्कस की थी। रिवाइज कर लेते पहले। हमने जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो था पार्टीशन ऑफ HUF। अब जब भी HUF का क्या होगा, पार्टीशन, तो वो टाइम पे HUF जो है वो असेट्स किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मेंबर्स को। तो वो टाइम पे मेंबर्स जो है उसको और HUF जो है उसको, दोनों को टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर समझो कल उठ के मेंबर्स ने असेट बेचे तो मेंबर्स जो है उनको टैक्स लग जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। अब मेंबर्स ने कितने में असेट बेचा वो आपको पता ही होगा पहले से, तो वो आपका FVOC बन जाएगा। और मेंबर्स के लिए होल्डिंग पीरियड क्या होगा, तो मेंबर्स के लिए होल्डिंग पीरियड हो जाएगा प्रीवियस ओनर से लेके करंट ओनर तक। मेंबर्स जो है वो लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसकी लेंगे, कहने से प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। एंड मेंबर्स के लिए इंडेक्सेशन जो है उसको लेके दो पॉइंट्स थे। एज पर अगर इनकम टैक्स एक्ट हम चले तो जब से असेट मेंबर्स को मिले तब से इंडेक्सेशन मिलना चाहिए। एंड एज पर अगर केस लॉ चले हम लोग तो फिर आपको इंडेक्सेशन मिलना चाहिए जब से असेट प्रीवियस ओनर ने खरीदा था तब से। अब इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और जो अपना केस लॉ है दैट इज मंजुला जे शाह का, उस पे नोट डाल देता है, तो आप लोग भी कुछ भी फॉलो कर सकते हो। इंप्रूवमेंट के केस में इंप्रूवमेंट प्रीवियस ओनर ने करवाई हो या करंट ओनर ने करवाई हो, दोनों माइनस करने मिलेगा। सिर्फ इंप्रूवमेंट में एक चीज ध्यान में रखना, कौन सी इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगी, जो 1/4/2001 के पहले हुई है। उसके पहले हम लोगों ने लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज करके डिस्कस किया था। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के केस में अगर एक कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और लिक्विडेशन के वक्त अगर असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू शेयर होल्डर, देन एज पर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ट्रांसफर ऑफ असेट बाय कंपनी टू शेयर होल्डर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। लेकिन शेयर होल्डर्स वो टाइम पे क्या करेंगे, शेयर्स जो है वो सरेंडर करेंगे। अगर शेयर होल्डर ने शेयर्स सरेंडर किए तो फिर कहने से क्या हो जाएगा, उनको टैक्स लग जाएगा। एंड अब शेयर होल्डर्स को किस तरह से टैक्स लगेगा, तो कंपनी ने जो भी असेट दिए होंगे उसकी आप फेयर मार्केट वैल्यू ले लोगे, प्लस अगर कोई भी मॉनिटरी कंसिडरेशन मिला है तो वो ऐड कर दोगे, और शेयर होल्डर्स के बुक्स में आप वो अमाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करोगे। टू द एक्सटेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग कर दोगे एंड बैलेंस अमाउंट को अलग करोगे। जितना आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कंसिडरिंग डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। एंड जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बच गया कहने से वो आप लोगों का FVOC बन जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। फिर उसके पहले हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 50C करके। 50C में आप याद करो तो पहले तो ये प्रोविजन अप्लाई होता है ओनली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है एंड कंसिडरेशन आप लोगों को कम मिला है तब ये प्रोविजन अप्लाई होता है। अब इधर प्रोविजन क्या बनाया गया था कि जो भी आपका अग्रीड वैल्यू है उसका 110% आप ले लो एंड उसको कंपेयर करो किसके साथ, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ। अगर 110% ऑफ अग्रीड वैल्यू इज मोर देन और इक्वल टू stamp duty value, then your FVOC is agreed value. But if 110% of agreed value is less than stamp duty value, तो फिर आप लोगों को stamp duty value को FVOC लेना पड़ेगा। अब असेसी के पास एक ऑप्शन है क्या, कि वो अपना केस वैल्यूएशन ऑफिसर के पास लेके जा सकता है। Now, if suppose case is referred to valuation officer and value determined by valuation officer is a less than stamp duty value, then you will take valuation officer's value. But if valuation officer's value is more than stamp duty value, then you will take stamp duty value. Now, if suppose in question two stamp duty values are given, पहला अग्रीमेंट के दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड दूसरा रजिस्ट्रेशन के दिन का, तो आप दोनों में से कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सिलेक्ट करोगे, तो आंसर इज डिपेंड्स। अगर अग्रीमेंट के डेट या उसके आपको कुछ भी अमाउंट मिल चुका है बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही डिमांड ड्राफ्ट, RTGS, NEFT, प्रिस्क्राइब मोड से पैसा मिल चुका है, तो हम सच में मान लेंगे कि अग्रीमेंट आपका बन चुका था और अग्रीमेंट के दिन का हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। नहीं तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रजिस्ट्रेशन के दिन का लेंगे। उसके बाद हमने और एक सेक्शन किया था 50CA करके।
50 सीए अप्लाई होता है ओनली इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर्स, और उधर तो प्रोविजन बहुत सिंपल था, अनकोटेड शेयर्स अगर ट्रांसफर हुए हैं तो व्हाट विल बी योर एफवीओसी, सो इट विल बी आइदर अग्रीड वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। फिर मैंने आप लोगों को एक नोट दिया था कि अगर समझो कोई असेट ट्रांसफर होता है, आपको कंसिडरेशन आता है और कंसिडरेशन अगर इनएडिक्वेट है तो फिर आपको एफईओसी क्या लेना है, तो आंसर इज डिपेंड्स कि आप कौन सा असेट ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको 50 सी के हिसाब से फिर वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी। अगर आप अनकोटेड शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर आपको 50 सी ए के प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे। एंड अगर आप कोई अदर असेट ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर कहने से आपको जितना कंसिडरेशन मिला है दैट इज योर एफईओसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी करके एक प्रोविजन कल डिस्कस किया था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ 4 रीजंस, पहला नेचुरल कैलामिटी, सेकंड रायट्स, थर्ड एनिमी अटैक एंड फोर्थ फायर एक्सप्लोजन, ये 4 रीजंस के वजह से अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय, तो फिर हम आपको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स लगाएंगे। और अब किस तरह से टैक्स लगेगा, तो आपका एफवीओसी क्या हो जाएगा, तो जो भी इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा वो। बट अगर समझो इंश्योरेंस कंपनी ने आप लोगों को क्लेम नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको असेट दे दिया, तो उसकी मार्केट वैल्यू, होल्डिंग पीरियड आपका होगा अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सारा कैलकुलेशन होगा अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सिर्फ आपकी जो टैक्सेबिलिटी है उसको पोस्टपोन किया गया और आपको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा, जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा। कंपलसरी एक्विजिशन करके हमने प्रोविजन डिस्कस किया था। कंपलसरी एक्विजिशन के केस में अगर आप लोगों को इनिशियल कंपेंसेशन मिलता है और वो मिलता है समझो इन इंस्टॉलमेंट, तो आपको टैक्स कब लगेगा, ऑन रिसीट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आप लोगों को एनहांस कंपेंसेशन मिल रहा है और वो मिल रहा है इन इंस्टॉलमेंट, तो कहने से जब जब मिला तब तब टैक्स हो जाएगा। बट अगर आपको एनहांस कंपेंसेशन मिला है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑर्डर, तो आपको टैक्स कब लगेगा, फाइनल ऑर्डर पास होगा तब। एंड अगर तुम्हें इंटरेस्ट मिल रहा है, क्यों, क्योंकि कंपेंसेशन मिलने में डिले हुआ था, तो फिर वो टैक्सेबल होगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उधर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितना, और वो टैक्सेबल ड्यू बेसिस पे होगा कि रिसीव बेसिस पे। याद आया आपको? इसके पहले हमने एक सेक्शन किया था 1037 करके। 1037 अगर तुम्हें याद हो तो उसमें आपको एग्जम्पशन दिया गया था। एग्जम्पशन का प्रोविजन ऐसा था कि वो प्रोविजन अप्लाई होता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, एंड उसके पास क्या होना चाहिए, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, और वो लैंड यूज हुआ है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस फॉर प्रीसीडिंग 2 years। अभी वो लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है या फिर वो लैंड ट्रांसफर हुआ है जहां पे कंसिडरेशन इज डिटरमाइन और अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई, तो फिर कहने से जो भी गेन आएगा वो सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। याद आया? अब और एक कॉन्सेप्ट याद करो, हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। वो पता है बप्पीदा जी का एग्जांपल दिया था मैंने। तो अगर आप कन्वर्ट कर देते हो कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर क्या हो जाएगा, जब तक आपने कन्वर्जन किया तब तक आपको टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स, और जब बेचा तब टैक्स लगेगा अंडर बिजनेस। और ये वाले केस में भी आपकी जो टैक्सेबिलिटी है उसको पोस्टपोन किया है। टैक्स कब लगेगा, कैपिटल गेन्स हेड के अंदर, जिस साल में आपका स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। ऐसा कुछ याद आया? और इधर आप लोग सेलिंग प्राइस क्या लोगे कैपिटल असेट का, क्योंकि कन्वर्ट हो रहा है, बेच तो नहीं रहे हो, तो उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू विल बी योर दिस एफईओसी, और वही चीज आपकी परचेस कॉस्ट बन जाएगी जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तब। तो जब आप बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आपका एफईओसी परचेस कॉस्ट माना जाएगा। चलो अब फ्रेंड्स, हम लोगों को कल हमने एक ही मतलब वैसे तो 2 नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर डिस्कस की थी, बराबर। एक हमने डिस्कस की सेक्शन 46 जो था लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। अच्छा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में पता है मैंने आपको बोला था कि ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन असेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है जब भी लिक्विडेशन होता है। पहले वो असेट को क्या करेगा, बेचेगा, और फिर यू कैन से कैश जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और हमने पार्टीशन ऑफ एचयूएफ जो है वो डिस्कस किया था कल। अब ध्यान से सुनना, अब हम लोग नेक्स्ट नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं।
सेकेंड जो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर है, कौन सा सेक्शन है अभी? सेक्शन नंबर 47। 46 लिक्विडेशन था, और अब जितनी भी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स है वो सारी दी गई है सेक्शन नंबर 47 के अंदर। तो अभी 47 में हमने कल एक डिस्कस कर ली थी, क्या? पार्टीशन ऑफ HUF। अब हम लोगों को और नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स डिस्कस करनी है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहां पे थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स हुई है अभी। पहला जो पॉइंट है वो है गिफ्ट। जो अपना सेकंड पॉइंट अपने को डिस्कस करना है, उसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं। 3 पॉइंट्स में से पहला जो पॉइंट है वो क्या है? गिफ्ट। अब गिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप कोई भी असेट किसी को ट्रांसफर करते हो और आप सामने वाले से अगर कंसिडरेशन नहीं ले रहे हो, तो फिर आपको भी कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगेगा। सो अगर आपने असेट ट्रांसफर किया एंड सामने से आपने कंसिडरेशन लिया ही, तो आपको भी कैपिटल गेन्स में टैक्स नहीं लगेगा। सो इफ देर इज नो कंसिडरेशन, देयर विल बी नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स हेड के अंदर कोई टाइप का टैक्स नहीं लगेगा अगर सामने से कंसिडरेशन लिया नहीं है तो। अब ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने 3 एग्जांपल्स लगता हूं। समझो मिस्टर ए है। मिस्टर ए ने एक असेट ट्रांसफर किया, बोलो किसको? मिस्टर बी को। यह असेट की जो वैल्यू थी ना, वैल्यू वो थी 100 lakhs, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे भी किया है 100 lakhs का। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। मतलब मिस्टर ए को ये असेट ट्रांसफर करने पे जो पैसा मिला है, कहने से मैं बोल सकता हूं वो एडिक्वेट कंसिडरेशन मिला है। एडिक्वेट मतलब समझता है ना, जितना असेट का वैल्यू है उतना ही मिला है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 2, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को असेट ट्रांसफर तो किया जिसकी वैल्यू 100 lakhs थी, बट मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जो कंसिडरेशन पे किया है दैट इज ओनली 80 lakhs। कितना है बोलो? सिर्फ 80 लाख रुपीस है। मतलब मिस्टर ए को कंसिडरेशन तो मिला है लेकिन इनएडिक्वेट है। यहां पे कंसिडरेशन है, क्या है? एडिक्वेट। एंड लास्ट केस, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ट्रांसफर किया है बोलो? असेट जिसकी वैल्यू 100 lakhs है, और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं दिया है। आपके सामने 3 सिचुएशंस मैंने रखी है अभी। पहले केस में एडिक्वेट कंसिडरेशन, सेकंड केस में इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, एंड थर्ड केस में नो कंसिडरेशन। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है? मिस्टर ए जो है उसको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स कब कब लगेगा और कब कब नहीं लगेगा? क्या फर्स्ट केस में जब उसको 100 lakhs मिल रहा है, क्या उसको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा? तो आंसर इज यस। सेकेंड केस में जब उसको 80 lakhs मिल रहा है तब कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्या उसको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो। तुम समझो, तुम्हें अगर कंसिडरेशन मिला है, तुम्हें अगर कंसिडरेशन मिला है, चाहे वो एडिक्वेट हो या वो इनएडिक्वेट हो, तुम्हें कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स लगेगा। तुम्हें ये नहीं देखना है कि कंसिडरेशन कितना आया है, तुम्हें पैसा आया ना असेट बेचने पे, फिर वो कंसिडरेशन कितना भी हो, चाहे वो एडिक्वेट अमाउंट हो या इनएडिक्वेट अमाउंट हो, यू आर लायबल टू पे टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। बट अभी क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि सर ये तो हमें समझ गया कि चलो मिस्टर ए को टैक्स आएगा, बट सर ये वाले केस में मिस्टर एक्स ए का एफईओसी जो है, एफईओसी, क्योंकि वो 100 lakhs का असेट 100 lakhs में ही बेच रहा है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एफईओसी इज 100 lakhs। बट सर हमें यहां पे डाउट आ रहा है कि आज वो असेट कितने का बेच रहा है? 80 lakhs में बेच रहा है, बट वो असेट की वैल्यू कितनी है? 100 lakhs है। तो सर इधर मिस्टर ए का एफईओसी क्या होगा? तो आंसर इज डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करेगा? वो कौन सा असेट जा रहा है। अगर मैं बोलूं असेट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर हम लोग लेंगे 100 लाख रुपीस। क्यों 100 lakhs लेंगे? एज पर विच सेक्शन?
50C। कैसे? 80 lakhs में 10% और जोड़ दो तो 88 lakhs हो गया। 88 lakhs is still less than stamp duty value। अरे सुन रहे क्या? अच्छा, अगर ये अनकोटेड शेयर्स होंगे, वापस से कहना से हम 100 lakhs लेंगे एज पर सेक्शन 50CA। बट अगर कोई अदर असेट होगा, अदर असेट, तो फिर हमारे पास कोई सेक्शन नहीं है, इसीलिए 80 lakhs लेंगे। अच्छा, ये याद हो तुम्हें, तो कल ही करवाया था मैंने आपको। और इधर तो कहना से इधर तो मिस्टर ए को टैक्स ही नहीं लग रहा है, तो इधर जब टैक्स ही नहीं लग रहा है तो कुछ FVOC का बात ही नहीं करना है आपने। सो ये सब हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा अभी? ये सब हमने पढ़ा है मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कौन है? ट्रांसफरर है। अब तुम थोड़ा सा एक पॉइंट समझो कि आज अगर मिस्टर ए है और यहां पे मिस्टर बी है, मिस्टर ए ने अगर कोई भी असेट किसको ट्रांसफर किया है? बोलो, मिस्टर बी को। और मिस्टर बी से बदले में क्या मिल रहा है? बोलो, सॉरी मिस्टर बी से कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहने से अब हमने क्या पढ़ा कि मिस्टर ए जो है उसको कैपिटल गेन्स हेड के अंदर टैक्स नहीं लगेगा। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, कल उठ के अगर समझो मिस्टर बी ने ये असेट मिस्टर सी को ट्रांसफर किया और यहां से इसको क्या मिला? बोलो, कंसिडरेशन। बोलो, क्या मिला? तो अब क्या मिस्टर बी को कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लगेगा? आंसर इज यस। तो अब मिस्टर बी को किस तरह से टैक्स लगेगा? तो मिस्टर बी को लगेगा टैक्स सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। मतलब थोड़ा सा सोचो, ऐसा समझ लो कि मिस्टर ए जो है ना वो HUF है, मिस्टर बी जो है वो मेंबर है और मिस्टर सी जो है वो थर्ड पार्टी है। तो अब याद करो, मिस्टर बी के लिए व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? जितने में असेट मिस्टर ए ने खरीदा था। मिस्टर ए कौन है? प्रीवियस ओनर। अरे कुछ याद आ रहा है? अच्छा, मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? तो मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड प्लस मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड। अच्छा, मिस्टर बी को इंडेक्सेशन कब से मिलेगा? तो जब से असेट मिस्टर बी को मिला तब से। और अगर उसको स्टार्टिंग से इंडेक्सेशन चाहिए मिस्टर ए से, तो वो मंजुला जे शाह का केस लिखना पड़ेगा। याद आया? मैंने आपको कल भी बोला था, पार्टीशन ऑफ HUF अगर तुम्हारा क्लियर होगा ना, अभी जितने भी आगे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं सेम लाइंस पे है, सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट सेम लाइंस पे है। सो ध्यान से समझो, पहला पॉइंट क्या है? सेकंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर में पहला पॉइंट गिफ्ट। अगर आप कोई भी असेट ट्रांसफर करते हो बाय वे ऑफ गिफ्ट, मतलब गिफ्ट का मतलब क्या? आप सामने से पैसा ले ही नहीं रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे? वो केस में आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, वो केस में हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर आपने असेट ट्रांसफर किया तो यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। बट अगर सामने वाले ने कल उठ के असेट बेचा तो क्या उसको टैक्स लगेगा? लगेगा। कैसे लगेगा? जैसे मैंने आपको सिखाया था पार्टीशन के केस में। अरे क्लियर? ये जितना भी लिखा इधर, इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछो। कुछ भी डाउट नहीं? चलो ध्यान देना, सेकेंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर मतलब सेकेंड पॉइंट में सेकेंड नॉन टैक्सेबल। पॉइंट नंबर 2 ये है। पॉइंट नंबर 2 में कितने पॉइंट्स हैं? 3। पहला क्या था? अब सेकेंड आ रहा है विल। बोलो क्या आ रहा है? सेकेंड पॉइंट विल। अब अपन कलेश का एग्जाम्पल लेते हैं। कलेश जो है उसके पास समझो 3 हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3। सो कलेश जो है he is owner of 3 house properties plus Kalesh is owner of छोटा कलेश 1, छोटा कलेश 2 एंड छोटा कलेश 3। सो कलेश जो है वो 3 प्रॉपर्टीज का ओनर है प्लस 3 बच्चों का ओनर है। अब कलेश ने क्या किया है? कलेश ने विल बनाया है। विल में उसने क्या लिखा है कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो जो हाउस प्रॉपर्टी 1 है वो किसको चली जाएगी? छोटा कलेश 1 को। हाउस प्रॉपर्टी 2 किसको जाएगी? छोटा कलेश 2। एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 किसको जाएगी? छोटा कलेश 3 को। ये उसने विल बनाया हुआ है।
अब समझो कि कलेश जो है उसकी क्या हो गई, डेथ। और जैसे ही कलेश की डेथ हुई, समझो हाउस प्रॉपर्टी 1 किसको चला गया, छोटा कलेश 1 को। तुम्हें समझ में आ रहा है? वापस से यहां पे देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जा रहा है ना, कलेश के हाथ से प्रॉपर्टी जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, छोटा कलेश 1 के हाथ में। तो अब ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना, दैट इज कलेश ने जो हाउस प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर की, छोटा कलेश 1 को। कब, ऑन डेथ ऑफ कलेश। इस केस में ये ट्रांजैक्शन के ऊपर देयर विल बी नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। मतलब जो कलेश के लीगल हायर्स होंगे उनको कोई भी टाइप का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम थोड़ा सा समझो, यहां पे कोई कलेश को कैपिटल गेन्स भी कमाना नहीं है, तो यहां पे हम कोई टैक्स भी नहीं लगाना चाहते हैं। बट यस, और एक चीज समझो कि कल उठ के अगर कलेश ने, छोटा कलेश ने प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स को ट्रांसफर कर दी, या हाउस प्रॉपर्टी 1 ट्रांसफर कर दी, और यहां से अगर उसको कंसिडरेशन मिला, तो क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा? ये टैक्सेबल हो जाएगा अंडर कैपिटल गेन्स। और अब छोटा कलेश 1 को किस तरह से टैक्स लगेगा, सेम एज पार्टीशन ऑफ HUL। तुम्हारे भेजे में जा रहा है, तो छोटा कलेश 1 की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट जो कलेश की कॉस्ट थी। अच्छा, होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक आएगा, कलेश से लेके जब तक मिस्टर एक्स को बेचा तब तक। इंडेक्सेशन अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बात करें तो कब से मिलेगा, जब से असेट छोटे कलेश को मिला था तब से। एंड अगर हम मंजुला जे शाह केस के हिसाब से बात करें तो मिस्टर के से इंडेक्सेशन मिलेगा। अरे समझा? थर्ड पॉइंट अपन पढ़ रहे, पॉइंट नंबर 2, उसमें पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, गिफ्ट। सेकेंड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट आ रहा है, इररिवोकेबल ट्रस्ट। बोलो क्या है पॉइंट, इररिवोकेबल ट्रस्ट। इररिवोकेबल ट्रस्ट। अब ध्यान से सुनो, पहले तो ये 2 वर्ड्स का मतलब समझते हैं। पहला वर्ड क्या है यहां पे जो अपने को देखना है, ट्रस्ट। पहला वर्ड अपने को ट्रस्ट समझना है। अब तुम सुनो, तुम लोगों ने शायद सुना भी होगा या देखा भी होगा, काफी सारी ट्रस्ट बनाई जाती है फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए क्या बनाई जाती है, ट्रस्ट। अब ये ट्रस्ट जो है वो किस तरह से ऑपरेट होता है, थोड़ा सा वो समझो। समझो कि तेजस जो है उसके पास बहुत पैसा है अभी, तो अब तेजस ने क्या सोचा कि मैं थोड़ा सा पैसा दान करता हूं, मतलब डोनेट करता हूं, कहीं पे किसी को हेल्प करता हूं। तो तेजस जो है उसने पहले तो बनाया ट्रस्ट। बोलो क्या बनाया उसने, ट्रस्ट। अब जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है, मतलब जो पर्सन ट्रस्ट को इनकॉर्पोरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, ऑथर, फाउंडर और सेटलर। क्या बोलते हैं, बोलो, ऑथर, फाउंडर और सेटलर। सो जो पर्सन ट्रस्ट बनाता है ना, बनाता है, उसको हम बोलते हैं ऑथर, फाउंडर या सेटलर। अब मैंने क्या बोला, तेजस के पास बहुत पैसा है। अब तेजस ने क्या किया, तेजस ने समझो उसके पास एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग, ये बिल्डिंग भाड़े पे थी और इससे हर महीने 10 लाख का रेंट आ रहा था। तो इसने क्या किया, तेजस ने ये बिल्डिंग ट्रस्ट को दे दिया। किसको दे दिया, बोलो, ट्रस्ट को। अच्छा, तेजस ने बनाया है ट्रस्ट, उसने ट्रस्ट को इनकॉर्पोरेट किया है, और तेजस ने ट्रस्ट को क्या दे दिया, बिल्डिंग। मतलब अब वो 10 लाख रुपया जो रेंट है वो किसको आना स्टार्ट होगा, वो ट्रस्ट को आना स्टार्ट होगा, बराबर। अब तेजस क्या करेगा, तेजस एक पर्सन को अपॉइंट करेगा, किस चीज के लिए, ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए। समझो तेजस ने कलश को अपॉइंट किया कि भाई तू ये ट्रस्ट चला। जो पर्सन ट्रस्ट चलाता है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टी। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रस्टी। जो बनाता है ट्रस्ट उसको हम बोलते हैं ऑथर, फाउंडर या सेटलर। जो ट्रस्ट को चलाता है, जिसको हम बोलते हैं ना मैनेज करना, मैनेज करने वाले को हम बोलते हैं ट्रस्टी। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो बनाता है और जो चलाता है वो सेम हो सकता है।
तो जो बना रहा है ट्रस्ट, जैसे तेजस ने ट्रस्ट बनाई तो वो ऑथर फाउंडर भी है और वो अगर मैनेज कर रहा है तो वो ट्रस्टी भी है, बट ठीक है वो दोनों अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। अब तुम समझो ये ट्रस्ट क्यों बनाई है। तो पहले तो ट्रस्ट को तेजस ने क्या दे दिया, बिल्डिंग। क्यों दी बिल्डिंग, क्योंकि तेजस के पास पहले से ही बहुत पैसा है। ये बिल्डिंग से भाड़ा आ रहा था 10 लाख, उसने सोचा अब से मुझे ये 10 लाख रुपया क्या करना है, डोनेट करना है। तो ये 10 लाख हर महीने का भाड़ा था। ये बिल्डिंग इसने किसको दे दी, ट्रस्ट को। और ट्रस्ट को क्या बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स सीए कर रहे हैं, सीए स्टूडेंट्स जो है उन लोगों को कहीं ना कहीं अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप इन लोगों को हेल्प कर देना। मतलब समझो कि कहीं पे रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है इंस्टीट्यूट का, कोचिंग की फीस पे करनी है, तो ट्रस्ट आप इन लोगों को हेल्प कर देना। तो जो लोगों के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है ना, जैसे सीए स्टूडेंट्स, इनको हम बोलते हैं बेनिफिशियरीज। क्या बोलते हैं बोलो, मतलब जो लोग भी सीए कर रहे हैं एंड इफ सपोज दे आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो वो लोग क्या करेंगे, ट्रस्ट के पास जाएंगे, ट्रस्ट को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये इश्यूज हैं, और ट्रस्ट उनको क्या करेगा, हेल्प करेगा। कोई भी ट्रस्ट होता है ना, उसमें देयर आर 3 पार्टीज, ऑथर फाउंडर सेटलर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरीज। जो ट्रस्ट बनाता है ऑथर फाउंडर, जो चलाता है ट्रस्टी, एंड जो बेनिफिट्स जिसको मिलते हैं दैट इज बेनिफिशियरीज। अब ये जो ट्रस्ट बनाई गई है, ये बनाई गई है फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। ट्रस्ट बनाई जा सकती है फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल रिलीफ ऑल्सो। मेडिकल रिलीफ मतलब क्या, कि समझो कि ट्रस्ट बनाई और ट्रस्ट को क्या बोला कि जिन लोगों को भी कोई सपोज डिजीज है या कोई प्रॉब्लम आ रही है और उनको ट्रीटमेंट करवाना है और उनके पास फंड्स नहीं है, तो वो लोग ट्रस्ट के पास जा सकते हैं। सो वो लोग क्या बन जाएंगे अब, बेनिफिशियरीज। सो बेनिफिशियरीज मतलब क्या, कि कौन से पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई गई है, किसको हेल्प करेंगे। यहां पे एजुकेशन था, इट कैन बी मेडिकल, इट कैन बी रिलीफ ऑफ पुअर, मतलब वो किसी पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है। तो वो जिस पर्पस के लिए ट्रस्ट बनाई गई है उससे जिसको बेनिफिट मिलेगा वो सब हो जाएंगे बेनिफिशियरीज। अरे समझा कि नहीं समझा। फाइनल सीए में जब आप आओगे ना, तो पूरा एक चैप्टर है चैरिटेबल ट्रस्ट करके, चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके अंदर आप पढ़ोगे कि ट्रस्ट को किस तरह से टैक्स लगता है, पूरा अलग ही रूल्स है वहां पे। बिकॉज सी ट्रस्ट बनाई गई है चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए, तो गवर्नमेंट भी है ना वहां पे काफी सारे बेनिफिट्स देता है उन लोगों को, तो इसीलिए वहां पे पूरे रूल्स ही अलग है। तो वो आप फाइनल में पढ़ोगे, अभी अपना वो डिस्कशन है ही नहीं। अभी अपना डिस्कशन क्या है, ट्रस्ट का मतलब समझना। तो ट्रस्ट क्या होता है वो समझ में आया पहले। अब सुनो, एक वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ट्रस्ट, अभी दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड क्या है बोलो, इररिवोकेबल। नाउ व्हाट इज इररिवोकेबल। आपने रिवोक करके वर्ड सुना है कभी भी, रिवोक। रिवोक मतलब क्या, वापस ले लेना, मतलब मैं बोल सकता हूं कैंसल कर देना। ये क्या वर्ड है, इररिवोकेबल। इररिवोकेबल का मतलब होता है नॉन कैंसलेबल। इसका मतलब क्या, तेजस ने क्या ट्रांसफर किया है बोलो, बिल्डिंग, किसको, और तेजस ने जब ये बिल्डिंग ट्रस्ट को दिया ना, तेजस ने बोल दिया कि ये बिल्डिंग मैं आपसे फ्यूचर में कभी भी वापस नहीं लूंगा। दैट इज इररिवोकेबल। अंडरस्टैंड, ट्रस्ट इज नॉट इररिवोकेबल, ट्रांसफर ऑफ असेट इज इररिवोकेबल। मतलब ये जो असेट जा रहा है वो क्या है अब, इररिवोकेबल। मतलब अब ये असेट तेजस ट्रस्ट से कभी भी वापस नहीं ले सकता। तो इन्होंने 2 वर्ड्स कैसे बिठाए वो देखो। इररिवोकेबल क्या है, इररिवोकेबल ट्रस्ट नहीं है, इररिवोकेबल इज असेट, और ट्रस्ट जो है वो ट्रांसफरी है। तो ये 2 वर्ड्स उठाए उन्होंने, असेट जो ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इररिवोकेबल, एंड ट्रांसफरी जो है वो है ट्रस्ट, सो दैट इज इररिवोकेबल ट्रस्ट। अरे समझा कि नहीं समझा। अब अगर तेजस ने बिल्डिंग ट्रांसफर की किसको, तो ये जो असेट ट्रांसफर हो रहा है ना, किसके हाथ से जा रहा है ये असेट, इस पे देयर विल बी नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, ट्रस्ट जब ये बिल्डिंग को ट्रांसफर करेगा तब
तब लगेगा। और मैंने अभी आपको बोला ट्रस्ट को कैसे टैक्स लगेगा ना, उसके रूल्स थोड़े से अलग है, वो आप फाइनल में पढ़ोगे। सो 3 पॉइंट्स यहां पे है। पहला पॉइंट क्या था बोलो जरा, सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड। अब एक छोटा सा पहले तो अमेंडमेंट क्या हुआ है, एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट बाय एन इंडिविजुअल और HUF अंडर गिफ्ट, विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट। अब ये वर्डिंग्स जो है ना, ये वर्डिंग्स वो इस साल ऐड किए हैं, ये वाले। मतलब दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली इफ ट्रांसफर ऑफ असेट इज बाय इंडिविजुअल एंड HUF। सो यहां पे ट्रांसफरर कौन होने चाहिए सब जगह पे, इंडिविजुअल एंड HUF, तो ही ये प्रोविजन अप्लाई होता है। अरे सुना सबने? सो ये पहले तो अमेंडमेंट हुआ है। दूसरा पॉइंट, अब ये पॉइंट ध्यान से सुनना। मैंने आपको क्या सिखाया, गिफ्ट, विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, मतलब इस पे टैक्स। अब जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट है, वापस से क्या क्या, गिफ्ट एंड उसका एक एक्सेप्शन था। क्या था बोलो? एक्सेप्शन मतलब कि अब जो असेट मैं आपको बताऊंगा, अगर वो असेट आपने गिफ्ट किया या वो असेट अगर आपने इररिवोकेबल ट्रस्ट को दिया तो टैक्सेबल हो जाता था। बट अब वो प्रोविजन भी उन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया है। मतलब अभी एट प्रेजेंट रूल क्या है, कोई भी असेट गिफ्ट दो नॉट टैक्सेबल, कोई भी असेट विल से जाए नॉट टैक्सेबल, कोई भी असेट इररिवोकेबल ट्रस्ट को जाए नॉट टैक्सेबल। बट पहले गिफ्ट और का एक, और वो एक्सेप्शन था ईसॉप। क्या था एक्सेप्शन बोलो? मतलब अगर किसी पर्सन ने ईसॉप क्या कर दी है, गिफ्ट, टैक्सेबल। अगर किसी पर्सन ने ईसॉप ट्रस्ट को दे दी है विच इज इररिवोकेबल, टैक्सेबल। हाँ, ईसॉप अगर विल से गए तो नॉट टैक्सेबल। बट अब क्या हो चुका है, ये ईसॉप भी हट गया प्रोविजन में से। मतलब अब एट प्रेजेंट जितना मैंने सिखाया उतना ही प्रोविजन है, खत्म। कोई भी असेट गिफ्ट दो, कोई भी असेट विल से जाए, कोई भी असेट इररिवोकेबल ट्रस्ट को जाए, इट इज नॉट टैक्सेबल। आपको यहां पे नीचे एक प्रोविजन दिखेगा, टैक्सेशन ऑफ ईसॉप। सो ये जो प्रोविजन है ना, वो अपने को भी हटा देना है। ये प्रोविजन अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे समझा आप लोगों को? सो ये आप लोगों का सेकंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर कंप्लीट हुआ। क्या है सेकंड नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर? गिफ्ट, विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज गिफ्ट। गिफ्ट को मैं आगे जाके लिंक करने वाला हूं अदर सोर्स चैप्टर के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उधर मैं आपको 5 एग्जांपल्स दूंगा जहां पे मैं आपको कैपिटल गेन्स और अदर सोर्स को लिंक करके पढ़ाऊंगा फिर। सो गिफ्ट वाला प्रोविजन अपने लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी बहुत नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स जो इतना कभी पूछते नहीं है। थर्ड जो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर हमें पढ़ना है वो है ट्रांसफर ऑफ असेट बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी। सो ये प्रोविजन क्या बोल रहा है कि अगर कोई असेट किसने ट्रांसफर किया बोलो, होल्डिंग कंपनी ने। किसको? तो किसको टैक्स नहीं लगेगा? होल्डिंग को। और अगर कोई असेट सब्सिडरी ने ट्रांसफर किया, किसको? तो सब्सिडरी को टैक्स नहीं लगेगा। बट जैसे ही ट्रांसफर हुआ उसके बाद आगे अगर वो कंपनी ने ट्रांसफर किया तो टैक्सेबल हो जाएगा। और कैसे टैक्स लगेगा? सेम एज पार्टीशन ऑफ HUF। सो अगर असेट समझो होल्डिंग कंपनी ने किसको दिया है बोलो, तो कोई टैक्स नहीं। बट सब्सिडरी कंपनी ने बेचा तो टैक्सेबल। अगर कोई असेट सब्सिडरी कंपनी ने किसको दिया, होल्डिंग को, तो नॉट टैक्सेबल। बट अगर कोई असेट होल्डिंग कंपनी ने आगे बेचा तो टैक्सेबल। अरे सुन रहे तुम लोग? बट यहां पे 2 कंडीशन है। होल्डिंग कंपनी मस्ट होल्ड द होल ऑफ द शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, मतलब ये होल्ली ओन्ड सब्सिडरी होनी चाहिए। एंड सेकेंड, ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। सो होल्डिंग अगर सब्सिडरी को असेट दे रहा है तो सब्सिडरी कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए एंड होल्डिंग कंपनी के पास सारे शेयर्स होने चाहिए।
सब्सिडरी कंपनी अगर होल्डिंग को असेट दे रहा है तो होल्डिंग के पास 100% शेयर्स होने चाहिए, प्लस होल्डिंग कंपनी ही इंडियन कंपनी होनी चाहिए। अरे सुना तुमने? ये आपका थर्ड पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब हमारे फोर्थ पॉइंट के ऊपर। अब फोर्थ पॉइंट बराबर से समझो क्या है कि अगर एक पर्सन है जिसके पास असेट्स है लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट सर्टिफिकेट। मतलब क्या? ये पर्सन ने समझो किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं, या ये पर्सन ने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, या ये पर्सन ने किसी कंपनी को पैसा एज अ डिपॉजिट दिया है और वो कंपनी ने बदले में इसको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया है। अब ये जो बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स है, उसमें ये पर्सन ने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट ये कंपनी को दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बदले में वो अब शेयर्स या डिबेंचर्स ले रहा है। आपने ध्यान से सुनो, आपने ना अकाउंट्स में कहीं पे पढ़ा होगा कन्वर्टेबल डिबेंचर्स करके। वो मतलब क्या होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का? कि यू कैन कन्वर्ट दोस डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो अभी समझो आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जो कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू शेयर्स, या फिर आपके पास कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं या तो शेयर्स या तो डिबेंचर्स में, या फिर आपके पास डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हैं जो वापस से कन्वर्ट हो सकती है इनटू शेयर्स और डिबेंचर्स। तो अब एक एग्जांपल लो कि आपने एक कंपनी में, ध्यान से सुनने का, आपने एक कंपनी में एक डिबेंचर खरीदा था 100 रुपए का। 100 रुपए का आपने एक डिबेंचर खरीदा, कंपनी ने आपको ये डिबेंचर दे दिया। अब आप ये डिबेंचर कंपनी को सरेंडर कर रहे हो और बदले में समझो तुम्हें शेयर्स आ रहे हैं। तुम्हें 2 इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं और दोनों इक्विटी शेयर्स का मिला के फेयर मार्केट वैल्यू इज 300। कितना है बोलो? 300। दोनों का मिला के, मतलब एक शेयर का वैल्यू इज 150। मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है तुम्हारे हाथ से कौन सा असेट जा रहा है? डिबेंचर। कौन सा आ रहा है? इक्विटी शेयर। तुमने डिबेंचर कितने में खरीदा था? 100। अभी तुम्हें कितने का इक्विटी शेयर मिल रहा है? 300। फायदा हुआ कितने का? वो 200 पे। अभी हम तुम्हें टैक्स नहीं लगाएंगे। अभी हम तुम्हें टैक्स, मतलब whenever there is conversion of one asset to another asset, ये कन्वर्ट हो रहा है ना, एक असेट कन्वर्ट हो रहा है दूसरे असेट में, हम आपको अभी टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब लगाएंगे? जब आप ये इक्विटी शेयर्स बेचोगे ना तब। समझो कल उठ के आपने ये दोनों इक्विटी शेयर्स 500 में बेचे, 500 में, तो अब हम आपको टैक्स लगाएंगे। तो आपकी एफईओसी क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी। क्वेश्चन आ रहा है आपकी कॉस्ट क्या होगी? तो अब ध्यान से सुनो, यहां पे आपकी कॉस्ट इक्विटी शेयर्स की वो हो जाएगी जो आपकी डिबेंचर्स की कॉस्ट थी। मतलब क्या? 100 रुपया। मतलब वापस से टैक्स कितने पे आएगा? 400 पे। थोड़ा सा समझ में आ रहा हो तुम्हें अगर, तो ये 100 रुपए से लेके 300 रुपए पे हमें पहले टैक्स नहीं लगा, बट कहने से बाद में टैक्स लग गया। थोड़ा सा समझो, ये टैक्स और कुछ नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स है। अरे यस और नो? अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसमें क्या हो रहा था पता है? उसमें ना असेट सेम था, ओनर चेंज हो रहा था। समझो मेरे पास एक असेट है, मैंने वो असेट आपको गिफ्ट कर दिया, तो असेट सेम है, ओनर चेंज हो गया। तो जो आप करंट ओनर है वो कॉस्ट किसकी लेता था? प्रीवियस ओनर की। यहां पे क्या हो रहा है पता है? ओनर सेम है, असेट चेंज हो चुका है। तो अब मैं न्यू असेट की कॉस्ट क्या लूंगा? तो जो मेरे ओल्ड असेट की कॉस्ट थी वो। अरे समझ रहा है क्या? एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, असेट किसको गया? मेंबर को। मेंबर कॉस्ट किसकी लेगा? अच्छा, चेंज क्या हुआ यहां पे? ओनर। असेट तो अब यहां पे क्या हो रहा है? असेट चेंज हो रहा है, ओनर सेम है। मेरे पास पहले क्या था? डिबेंचर। अब क्या आ चुका है? तो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? जो डिबेंचर। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? वहां पे मैं पढ़ा रहा था करंट ओनर की कॉस्ट होगी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, यहां पे करंट असेट की कॉस्ट होगी प्रीवियस असेट की कॉस्ट। करंट असेट का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? प्रीवियस असेट का होल्डिंग पीरियड प्लस करंट असेट का होल्डिंग पीरियड।
वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड, करंट ओनर का होल्डिंग पीरियड। अरे समझा? तो ये देखो, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ न्यू असेट? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ न्यू असेट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट। एंड व्हाट इज होल्डिंग पीरियड ऑफ न्यू असेट? तो इट इज होल्डिंग पीरियड ऑफ ओल्ड असेट प्लस होल्डिंग पीरियड ऑफ न्यू असेट। अरे समझा? सेम लाइंस पे। अगर आपके पास कौन से शेयर्स है बोलो, वो आपके हाथ से गए, बदले में क्या मिला? अभी हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, बट कब लगेगा? बेचोगे तो इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? जो प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट थी। और इक्विटी शेयर्स का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर्स प्लस इक्विटी शेयर्स। समझ में आ रही है चीजें? चलो ये पढ़ो क्या लिखा है, अमालगमेशन ऑफ कंपनी। अब इसके अंदर दो नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स है। बोलो कितनी नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स है? दो। समझो, पहला पॉइंट, एक कंपनी है ए लिमिटेड, दूसरा कंपनी है बी लिमिटेड। दोनों कंपनी हुई बंद और बनी सी लिमिटेड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन ये कंपनीज जो है, ये कंपनीज, इसको हम क्या बोलते हैं? मैं बोल सकता हूं इसको हम बोल देंगे अमालगमेटिंग कंपनीज। अमालगमेट हो रही है ना, और इसको हम क्या बोलेंगे? अमालगमेटेड कंपनी। अरे सुन रहे क्या? तुम्हें अमालगमेशन पता है ना क्या होता है? हाँ। सो ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड दूसरा कंपनी है, और ये दोनों कंपनीज क्या हो गई? बंद होके नई कंपनी बन गई क्या? सी लिमिटेड। तो जो कंपनीज मर्ज हो रही है, ये कंपनीज को हम क्या बोलेंगे? अमालगमेटिंग कंपनी। बोलो क्या बोलेंगे? और जो नई कंपनी बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सी लिमिटेड क्या है? इट इज कहने से मर्जर ऑफ ए एंड बी। इट इज मर्जर ऑफ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये जो ए लिमिटेड है, ये ए लिमिटेड के पास कहने से कुछ असेट्स होंगे, बी लिमिटेड जो है उसके पास भी कुछ। अब ये असेट्स किसके पास गए होंगे? तो तुम्हें समझ में आ रहा है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ असेट बाय अमालगमेटिंग कंपनी टू तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है ना असेट बाय अमालगमेटिंग टू, इस पे हम अमालगमेटिंग को टैक्स तो टैक्स किसको लगाएंगे? सी लिमिटेड जब बेचेगा तब सी लिमिटेड को टैक्स लगेगा। और सी लिमिटेड के लिए वो असेट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट जो ए और बी के लिए थी। अरे समझ रहा है? तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया अमालगमेशन के अंदर। क्या है पहला पॉइंट? ट्रांसफर ऑफ असेट। सुनो है, ट्रांसफर ऑफ बाय टू इज नॉट टैक्सेबल। समझा? अब अमालगमेशन के ही अंदर दूसरा पॉइंट, ध्यान से सुनो। ये कंपनी है ए लिमिटेड, ये कंपनी है बी लिमिटेड। क्या बनी बोलो? सी लिमिटेड बन गई। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर समझो तेजस शेयर होल्डर है, किसका? ए लिमिटेड का। तो तेजस के पास कौन सी कंपनी के शेयर्स है? ए लिमिटेड के शेयर्स है। ए लिमिटेड कौन है? अब मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना। जब ए लिमिटेड सी लिमिटेड में मर्ज होगा, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये जो शेयर होल्डर है तेजस, उसके हाथ से शेयर्स चले जाएंगे। किसके? ए लिमिटेड के। कौन सी कंपनी है ए लिमिटेड? पर उसको बदले में क्या मिलेगा? शेयर्स मिलेंगे ऑफ, दैट इज वापस से समझ में आ रहा है? तुम्हारे हाथ से एक असेट, दूसरा असेट, तो ये वापस से हो गया कन्वर्जन की तरह। अरे जैसे प्रेफरेंस गए और इक्विटी आया, तो यहां पे तुम्हारे हाथ से शेयर्स गए। किसके शेयर्स गए? ए लिमिटेड मतलब क्या? और किसके शेयर्स मिले? तो जब तेजस आपके हाथ से अमालगमेटिंग के शेयर्स और अमालगमेटेड के शेयर्स, हम तभी आपको टैक्स तो कब लगाएंगे? जब इसके शेयर्स बेचोगे तब। समझ रहा है? इजी है। 7th पॉइंट। अब ये पॉइंट मुझे नहीं लगता है पूछेंगे।
कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट और वाइस वर्सा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता है? पहले पहले सारे के सारे शेयर्स जो है ना, शेयर्स वो सर्टिफिकेट फॉर्म में होते थे। उसके बाद कॉन्सेप्ट आया डीमैट। डीमैट मतलब क्या? यू आर होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बस सेम कॉन्सेप्ट अब उन्होंने गोल्ड में भी निकाला है। अगर आपके पास गोल्ड है इन फिजिकल फॉर्म, यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। लॉकर वॉकर फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा डीमैट फॉर्म में गोल्ड आ जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास डीमैट फॉर्म में गोल्ड है तो यू कैन कन्वर्ट दैट इनटू फिजिकल फॉर्म। तो अगर तुम्हारा क्या है, गोल्ड है जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ईजीआर, या ईजीआर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू गोल्ड, तो अभी हम आपको कोई टाइप का टैक्स नहीं लगाएंगे। तो टैक्स कब लगाएंगे? जब वो फाइनल असेट बेचोगे तब। सो अगर इसको हम लिखने जाएं तो ऐसा हो जाएगा, गोल्ड अगर कन्वर्ट हुआ है इनटू EGR, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट, तो ये अगर कन्वर्ट किया हमने तो इस पे देयर विल बी नो टैक्स। एंड अगर EGR कन्वर्ट हुआ है इनटू गोल्ड तो भी अभी हम टैक्स नहीं लगाएंगे। तो कब टैक्स लगाएंगे? जब आप EGR ट्रांसफर करोगे तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा, एंड अगर आप गोल्ड ट्रांसफर करोगे तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल हो जाएगा। और क्लियर? ये आपका 7th पॉइंट हुआ। अब यहां पे एक 5th पॉइंट आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना, थियरी क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बुक में, रिवर्स मॉर्गेज करके। क्या कॉन्सेप्ट है बोलो? रिवर्स मॉर्गेज। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है रिवर्स मॉर्गेज का, समझो। अब रिवर्स मॉर्गेज, ध्यान से सुनना, ये एक स्कीम है जो बनाई गई है फॉर सीनियर सिटीजन्स। किसके लिए ये स्कीम बनाई गई है? समझो कि कलेश जो है वो एक सीनियर सिटीजन है। कौन है कलेश? सीनियर सिटीजन। अब सीनियर सिटीजन अगर कोई पर्सन है एंड ये पर्सन के पास, सपोज ही इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसका ओनर है वो? हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है। अभी कलेश जो है उसकी क्या हो चुकी है? एज हो चुकी है। अब उसके पास कहीं से भी इनकम नहीं आ रही है, समझो। बस ही इज ओनर ऑफ वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ वो ओनर है। कलेश सीनियर सिटीजन है, इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंड अब कलेश जो है उसको कहीं से भी इनकम नहीं आ रही है। कलेश जो है वो क्या कर सकता है? बैंक के पास जा सकता है और बैंक के पास जाके उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका वो रिवर्स मॉर्गेज करवा सकता है। क्या करवा सकता है? वापस से रिवर्स मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बैंक के पास जाओ, बैंक को एक्सप्लेन करो कि देखो भाई मेरे के पास कोई पैसा है नहीं, अभी मेरे पास सिर्फ एक घर है, हाउस प्रॉपर्टी है। तो बैंक क्या करेगा? बैंक आपको बोलेगा चल एक काम कर, तू ये प्रॉपर्टी में अभी रह, तू ये प्रॉपर्टी अभी यूज कर, हम तुझे या तो मंथली या तो हम तुझे लमसम अमाउंट पे कर देंगे। अब वो सब कैसे डिसाइड होता है? तो घर की वैल्यू के बेसिस पे डिसाइड होता है। समझो कि कलेश के पास जो घर है वो 5 करोड़ की वैल्यू है, तो बैंक वाले डिसाइड करेंगे कि चलो अब जब तक कलेश जिंदा है तब तक हम उसको एक्स अमाउंट मंथली देंगे, या फिर जब तक कलेश जिंदा है तब तक वो प्रॉपर्टी में रहे, हम उसको अभी एट प्रेजेंट 3 करोड़ रुपया दे देते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है? बट इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कलेश की डेथ हो जाएगी ना, ये घर के राइट्स किसके पास आ जाएंगे? बैंक के पास। अब कलेश ने ये घर जो खरीदा था, समझो ये 40 लाख में घर खरीदा था, बट वो तो पहले खरीदा था, बहुत टाइम हो गया। अभी कलेश सीनियर सिटीजन है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और
वो जा रहा है बैंक के पास और बैंक को क्या बोल रहा है कि मेरी हाउस प्रॉपर्टी को आप क्या कर लो, रिवर्स मोड। सी नॉर्मली व्हेन यू मॉर्गेज एनी प्रॉपर्टी, आप पैसा लेके हर महीने आप ईएमआई भरते हो। ईएमआई मतलब समझता है ना। बट अगर यहां पे हम देखेंगे तो आप मंथली आप नहीं भर रहे हो, बैंक आपको पैसा दे रहा है मंथली, तो इट इज रिवर्स मॉर्गेज। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपने बैंक को क्या बोला कि भाई मेरी हाउस प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज में रख लो। अब आपको या तो मंथली अमाउंट मिल सकता है या तो आपको लमसम अमाउंट मिला। अगर आपको लमसम, तो कहना इसे इट्स अ कैपिटल रिसीट फॉर यू। लमसम मिला आपको, नो टैक्स अंडर कैपिटल गेन्स। ये इन्होंने लिख दिया है सेक्शन 47 के अंदर। कहां लिख दिया है बोलो, सेक्शन 47 के अंदर। अच्छा, अगर आपको मंथली अमाउंट मिला तो मंथली अमाउंट आपके लिए क्या हुआ, इट्स अ रेवेन्यू रिसीट। तो इस पे भी नो टैक्स अंडर अदर हेड्स। कोई दूसरे हेड में भी हम आपको टैक्स नहीं लगाएंगे। एक सेक्शन बना दिया सेक्शन 1043 करके, जो बोल रहा है एग्जम्प्ट है। शॉर्ट में, अगर किसी पर्सन ने क्या करवाया, प्रॉपर्टी, उसको बदले में बैंक से पैसा मिला, कहने से उसको टैक्स नहीं लगने वाला है, फिर चाहे वो पैसा लमसम हो। पहला ये पॉइंट क्लियर हुआ, पक्का ना सब लोगों को। अब हुआ ये कि कलेश जो है उसकी डेथ हो गई। अब डेथ पे दो केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1, ये जो कलेश है उसका समझो कोई भी रिलेटिव बैंक के पास जाए और बैंक को बोले, बैंक आपने कितना पैसा कलेश को दिया था, वो और सब मिला के जो भी इंटरेस्ट है सब मिला के एक लमसम अमाउंट पे कर दे बैंक को। तो अब बैंक क्या करेगा, बैंक वही प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो सारे किसको दे देगा, रिलेटिव। आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो समझो कलेश ने सब मिला के 2 करोड़ रुपया लिया था, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट सब मिला के बैंक को 2 करोड़ पे किया। किसने, रिलेटिव ने। तो अब बैंक, रिलेटिव जो है उसको क्या मिल गए, राइट्स मिल गए। अब कल उठ के जब रिलेटिव ये प्रॉपर्टी बेचेगा ना, तो रिलेटिव के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो एक तो पहला कॉस्ट टू मिस्टर कलेश जो थी 40 लाख, कलेश ने 40 लाख में खरीदी थी, और दूसरा अमाउंट पेड टू बैंक, क्योंकि इसके बिना कहने से प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलते। ये दोनों चीजें आप कॉस्ट में माइनस कर सकते हो। सुन रहे तुम लोग। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है कि बैंक जो है वो ये प्रॉपर्टी सेल कर दे, अगर समझो कोई रिलेटिव नहीं है तो बैंक सेल करेगा, तो बैंक को क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अब है ना, बैंक को टैक्सेबल कौन से हेड में होगा ना, अब ये चीज पे इंस्टीट्यूट के साइड से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है। पहले उन्होंने लिखा था टैक्सेबल होना चाहिए अंडर कैपिटल गेन्स, फिर उन्होंने कैपिटल गेन्स वर्ड हटा के बोल दिया सिर्फ टैक्सेबल होना चाहिए। फिर ऐसा है कि फाइनल की बुक में आंसर अलग दिया है सेम क्वेश्चन का, और इंटर की बुक में अलग दिया है। तो अभी आप सिर्फ इतना लिख के आना कि बैंक को टैक्सेबल होगा। अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली भी देखने जाएं, इट इज अ डिबेटेबल पॉइंट, बट बैंक के लिए टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्यों, क्योंकि बैंक का तो काम है ये सब करना। बट यस, देयर इज नो क्लैरिफिकेशन, डिबेट हो सकता है ये चीज पे, इंस्टीट्यूट के भी व्यूज चेंज होते रहते हैं ये चीज पे। सो अभी मैं वो चीज पे कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप बस लिख के आना टैक्सेबिलिटी आएगी टू बैंक। आप क्वेश्चन बराबर से रीड करना, क्वेश्चन में पूछा क्या है, सीनियर सिटीजन जब हाउस प्रॉपर्टी बैंक को दे रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो टैक्स। बट अगर बैंक ये प्रॉपर्टी कल उठ के ट्रांसफर कर रही है तो बैंक को टैक्सेबिलिटी आएगी। सो क्वेश्चन आप लोग बराबर से पढ़ना क्या दिया हुआ है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट है रिवर्स मॉर्गेज का। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गिफ्ट वाला जो पॉइंट मैंने आपको सिखाया, आज सिखाया ना गिफ्ट विल, वो एक इंपॉर्टेंट है। उसमें भी इरिवोकेबल ट्रस्ट आता नहीं है आप लोगों को कभी भी, गिफ्ट और विल आ सकता है। दूसरा पार्टीशन ऑफ HUF, तीसरा रिवर्स मॉर्गेज, बट इसके ऊपर कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आएगा।
थियोरी क्वेश्चन जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अमालगमेशन, होल्डिंग सब्सिडरी, कन्वर्जन ऑफ वन असेट टू अनदर, कभी नहीं पूछा है वो सब कुछ। अरे क्लियर। चलो अभी आप लोग पहले पूरा ये नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर्स लिख लेंगे। हो गया इतना लिख के। अब ये जो रिवर्स मॉर्टगेज का कॉन्सेप्ट है वो जो मैंने लिखा था वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। हो गया इतना। हो गया इतना। अब 6 पॉइंट एंड 7 पॉइंट
इस 7th पॉइंट में एक वर्ड आएगा, ये वॉल्ट मैनेजर करके। वॉल्ट मैनेजर मतलब क्या, जिसके पास आप जाके ये प्रोसेस कर सकते हो, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू ईजीआर और ईजीआर इनटू गोल्ड। इट कैन बी अ इंडिविजुअल, इट कैन बी अ कंपनी, इट कैन बी एनी पर्सन। सो वॉल्ट मैनेजर वो पर्सन होता है जिसके पास आप जाके अपना गोल्ड दे सकते हो और वो आपको ईजीआर इशू करेगा। ध्यान दो यहां पे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अपने को डिस्कस करना है वो है एडवांस मनी करके कॉन्सेप्ट। बोलो क्या है कॉन्सेप्ट? एडवांस मनी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है बराबर से समझना। आपको मैं पहले एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से समझो। एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने एक असेट परचेस किया जिसकी कॉस्ट है 10 lakhs और ये असेट खरीदा है उसने 2-3 में। इसने मिस्टर बी के साथ एक अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 12-13, जहां पे ये अपना असेट ट्रांसफर करेगा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 lakhs। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जब अग्रीमेंट बना तब एक टोकन दिया था 2 लाख रुपीस का, और बाकी जो 78 लाख रुपीस था उसके लिए मिस्टर बी ने टाइम लिया था थोड़ा सा मिस्टर ए से कि बाकी का पैसा मैं आपको 4-5 महीने में दे दूंगा। अब समझो कि अगर 4-5 महीने बाद मिस्टर बी मिस्टर ए के पास जाता है और बोलता है ये लो बैलेंस पैसा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मिस्टर ए को कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स लग जाएगा और उसका एफईओसी हो जाएगा 80 lakhs। बट समझो कि 4 या 5 महीने बाद जब बैलेंस पेमेंट की बात आती है तो मिस्टर बी जो है वो डील जाके कैंसिल कर देता है और बोलता है कि अब मैं आपको बैलेंस पैसा तो नहीं दूंगा। अब अगर आपको बैलेंस पैसा नहीं देगा, याद रखना मैंने आपको सिमिलर एग्जांपल पहले भी दिया है, बट उसमें डील मिस्टर ए कैंसिल कर रहा था, यहां पे बी कैंसिल कर रहा है डील। तो अब मिस्टर ए ने क्या बोला कि भाई तू अगर मुझे बैलेंस पैसा नहीं देगा ना, तो तूने जो मुझे एडवांस मनी दिया था ना, एडवांस मनी, ये पैसा मैं तुझे वापस नहीं दूंगा, ये पैसा मैं रिटेन कर लूंगा, या जिसको हम बोलते हैं फोरफिट कर दूंगा। तो अब ये 2 लाख रुपया मिस्टर ए ने क्या कर दिया? रिटेन, या फिर आप बोल सकते हो कि उसने फोरफिट कर दिया। तो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर ये 2 लाख रुपए का क्या होगा? ये 2 लाख रुपया मिस्टर ए के बुक्स में उसका ट्रीटमेंट क्या? तो अब ध्यान से सुनना, एडवांस मनी जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रोविजन क्या है कि एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड एंड रिटेन्ड बाय assessee is to be deducted from cost of acquisition। ये लिखा है सेक्शन नंबर 51 के अंदर। क्या लिखा है सेक्शन नंबर 51 के अंदर? क्या लिखा है कि जो भी एडवांस मनी आप रिटेन करोगे ना, वो आपको माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब मिस्टर ए, तुझे ये 2 लाख रुपया जो है ना, 2 लाख रुपया कहां से एडजस्ट करना पड़ेगा? 10 लाख में से। मतलब तेरी रिवाइज्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 8 लाख। और अब तुम समझो रिवाइज्ड कॉस्ट 8 लाख हो गई, और उसके बाद मिस्टर ए ने ये असेट मिस्टर सी जो है उसको ट्रांसफर किया ऑन 20th जून 2024, और मिस्टर सी जो है उससे इसको कंसिडरेशन मिला 2 करोड़ का।
कितने का कंसिडरेशन मिला? 2 करोड़ का। तो अब पहले तो मैं यहां पे नंबरिंग कर देता हूं कि कौन सी इवेंट क्या सीक्वेंस में हुआ है। तो पहला तो मिस्टर ए ने घर खरीदा होगा या असेट खरीदा होगा, दूसरा उसने मिस्टर बी के साथ अग्रीमेंट किया, और तीसरा उसको एडवांस मिला, चौथा इसने डील कैंसल किया, फिर इसने एडवांस रिटेन किया, फाइनली डील हुआ और कंसिडरेशन आ गया। अब क्वेश्चन आ रहा है टैक्स तो लगेगा किसको? मिस्टर ए को। तो पहले तो मिस्टर ए को टैक्स कौन से ईयर में लगेगा? 24-25 में, क्योंकि दैट इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो अब क्वेश्चन आ रहा है मिस्टर ए का एफईओसी क्या होगा? तो एफईओसी हो जाएगा उसका 2 करोड़। मिस्टर ए का होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 2-3 से लेके 19 जून 2024। फिर उसके बाद मिस्टर ए की कॉस्ट क्या लेंगे? तो वो हो जाएगी 10 लाख, और इसमें से क्या माइनस करेंगे? एडवांस मनी कितने का? 2 लाख का। कितना बचा उसका कॉस्ट? 8 लाख। अब असेट शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है, तो इसीलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, और ये आ जाएगा 8 लाख इंटू 363 डिवाइड बाय 23 का इंडेक्स नंबर जो होगा 105। बैठ रहा है दिमाग में? तुम अब समझो, ये 2 लाख रुपया जो है ना, ये 2 लाख पे गवर्नमेंट को टैक्स तो मिला है। कैसे मिला? तुम्हारा देखो ना, कॉस्ट 10 लाख के बदले 8 लाख माइनस हुआ, तो तुम्हारा कैपिटल गेन्स अपने आप बढ़ जाएगा 2 लाख से। बट अब तुम अगर समझ पा रहे हो, तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इसमें गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का एक नुकसान हुआ है। क्या नुकसान है? गवर्नमेंट का नुकसान है। क्या नुकसान है गवर्नमेंट का? सोच के बता सकते हो? गवर्नमेंट का नुकसान क्या है ये वाले सिचुएशन में? गवर्नमेंट का नुकसान मतलब अपना फायदा है। गवर्नमेंट का क्या नुकसान है ये वाले केस में? सोचो थोड़ा सा। बट ठीक है, इंडेक्सेशन तो कम पे मिल रहा है, वो तो अपने लिए नुकसान हुआ। इंडेक्सेशन 8 लाख पे मिल रहा है, वो तो अपने लिए नुकसान हुआ, क्योंकि इंडेक्सेशन कम अमाउंट पे मिलना मतलब आपकी इंडेक्स कॉस्ट कम हो गई। मैं बोल रहा हूं नुकसान गवर्नमेंट का है यहां पे। क्या नुकसान है गवर्नमेंट का? अच्छा, मिस्टर ए को एडवांस मनी कौन से ईयर में मिला वो बताओ? लाउडर। और थोड़ा सा दिमाग चलाओ, गवर्नमेंट को उस पर टैक्स कब मिला? 24-25 में। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आता है? आज मिस्टर ए को तो पैसा 12-13 में मिल चुका है, मतलब तुम्हें समझ रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स 12-13 में नहीं मिला, जबकि मिस्टर ए को पैसा 12-13 में मिल चुका है। मिस्टर ए ने टैक्स कब पे किया गवर्नमेंट को? 24-25 में। सो गवर्नमेंट का नुकसान क्या है कि गवर्नमेंट को टैक्स तो मिल रहा है लेकिन लेट मिल रहा है। लेट मिलना भी तुम्हें समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट के लिए तो नुकसान ही हुआ ना एक टाइप का। तो आज मिस्टर ए ने एडवांस मनी फोरफिट कौन से ईयर में किया था? 12-13 में। लेकिन
गवर्नमेंट को उस पे टैक्स कौन से ईयर में मिला? 24-25 में। तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो चुका है? नुकसान। अब असेसी के लिए भी एक नुकसान है, और असेसी के लिए नुकसान क्या कि आज उसको 10 लाख पे इंडेक्सेशन नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि 10 लाख को पहले इंडेक्स करो फिर 2 लाख माइनस करो, ऐसा नहीं बोला। पहले तुम माइनस करो फिर बचा हुआ 8 लाख को इंडेक्स करो। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, वो 2 लाख रुपए के ऊपर आपको इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये प्रोविजन है, अपने को फॉलो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के लिए एक नुकसान है, अपने लिए भी एक नुकसान है। गवर्नमेंट के लिए नुकसान क्या है? गवर्नमेंट को टैक्स तो मिला, बट कब मिला? जब ये प्रॉपर्टी बिका। अब मैं क्या बोल रहा हूं, सोचो ना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ डील कर लिया होता और मतलब एडवांस ले लिया होता 2 लाख का, फिर समझो फ्यूचर में कभी प्रॉपर्टी बिका ही नहीं। अब जब प्रॉपर्टी बिका ही नहीं तो फिर वो अमाउंट पे टैक्स ही नहीं मिलेगा। टैक्स ही तभी मिलेगा जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। समझा कि नहीं समझा? बट ठीक है, जो है नुकसान वो रहने दो, अपन कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का नुकसान है तो अपना तो फायदा है। अब सेकंड केस देखो। मिस्टर ए ने एक असेट परचेस किया इन ईयर 2-3 जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपया थी। उसने मिस्टर बी के साथ क्या किया है बोलो? अग्रीमेंट इन ईयर 12-13 जहां पे वो अपना असेट ट्रांसफर करेगा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 lakhs। मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दिया है और फिर मिस्टर बी ने ये डील कैंसिल कर दिया और मिस्टर ए ने यही एडवांस मनी को क्या कर दिया है बोलो? रिटेन कर लिया है। उसके बाद मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ डील किया। कब डील किया? 20 जून 2024 को। एंड मिस्टर सी जो है उसने मिस्टर ए को कंसिडरेशन पे कर दिया है कितना? 2 करोड़ का। ऊपर वाले केस में और ये वाले केस में सिर्फ एक ही चेंज कर रहा हूं। एडवांस ऊपर था 2 लाख रुपया, यहां पे है 12 लाख रुपया। पहले तो मिस्टर ए ने यह असेट परचेस किया, फिर उसने अग्रीमेंट किया मिस्टर बी के साथ, फिर मिस्टर बी ने एडवांस पे किया, डील कैंसल हुआ, एडवांस रिटेन हुआ, वापस से डील हो चुका यहां पे और कंसिडरेशन जा चुका है। सुन रहे तुम लोग? सो अब ये वाले केस में और ऊपर वाले केस में फर्क क्या है? सिर्फ एडवांस के अमाउंट का फर्क है। अब अपने को मिस्टर ए जो है उसको कैपिटल गेन्स हेड में टैक्स तो लगाना है कब? 24-25 में। तो पहले तो मिस्टर ए का एफवीओसी क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2 करोड़। होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक आएगा? 2-3 से लेके 19 जून 2024 तक। असेट शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है। तो पहले तो आप कॉस्ट कितनी लोगे? 10 लाख रुपया, और इसमें से क्या माइनस करोगे? एडवांस कितना? 10 लाख। कितना बचा? नील। और आप अभी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी देखोगे तो वो भी आपकी हो जाएगी नील। क्लियर हुआ? अब समझ में आ रहा हो अगर तुम्हें, तो ये वाले केस में ना, ये वाले केस में गवर्नमेंट का और एक नुकसान हो चुका है, और एक नुकसान हो गया गवर्नमेंट का।
एक नुकसान तो था पहले से, ऊपर वाले केस में एक नुकसान तो था। क्या था एक नुकसान? 2 लाख के ऊपर टैक्स। यहां पे क्या नुकसान था ये वाले केस में? पहले तो गवर्नमेंट का नुकसान क्या था फर्स्ट केस में? टैक्स लेट मिल रहा था। क्या नहीं से वो नुकसान तो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है। 12-13 में जो एडवांस मिला था उस पे टैक्स 24-25 में मिला। यहां पे और एक नुकसान क्या हुआ गवर्नमेंट का कि 2 लाख रुपया जो एडवांस मनी ज्यादा मिला था कॉस्ट से, उस पे भी टैक्स नहीं मिला गवर्नमेंट को। समझ में आ रहा है? अपने लिए एक ही नुकसान है, क्या? वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। बट ठीक है, अपने लिए इधर 2 फायदे भी हो गए। अपने को एडवांस मिला था इन 12-13, अपन ने टैक्स भरा इन 24-25, एंड दूसरा अपने को 2 लाख रुपए पे टैक्स ही नहीं लगा। तो जब भी आपका एडवांस मनी इज मोर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो जो एक्सेस एडवांस मनी होगा उस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। तुम्हें चीजें समझ में आ रही है? ये दोनों एग्जाम्पल में गवर्नमेंट के कितने नुकसान हो गए? 2। पहला नुकसान क्या गवर्नमेंट का? टैक्स लेट मिलना। दूसरा नुकसान एक्सेस एडवांस मनी पे टैक्स मिलना ही नहीं। अब अपन जा रहे केस नंबर 3 पे। थर्ड केस, मिस्टर ए है, उसने एक असेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 लाख है। कब खरीदा उसने? 2-3 में। उसने मिस्टर एक्स के साथ एक अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 4-5, और मिस्टर एक्स से मिस्टर ए को एडवांस मिला था 2 लाख रुपए का। मिस्टर एक्स जो है उसने बाद में डील कैंसल कर दी। मिस्टर ए ने यही एडवांस मनी को रिटेन कर दिया बाद में। फिर मिस्टर ए ने यही असेट मिस्टर बी जो है ना, बी, उसको ट्रांसफर किया इन अ ईयर 7-8, और मिस्टर बी ने कंसिडरेशन में कुछ भी नहीं दिया था। तो ये क्या हो चुका? गिफ्ट। फिर मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर वाई के साथ एक अग्रीमेंट बनाया इन अ ईयर 12-13। मिस्टर वाई ने मिस्टर बी को एडवांस दिया, कितना? 3 लाख रुपया। फिर मिस्टर वाई जो है उसने डील कैंसल कर दी, और मिस्टर बी ने एडवांस मनी को रिटेन कर लिया। फिर मिस्टर बी ने यही असेट मिस्टर सी को ट्रांसफर किया। कब? 20 जून 2024 को। एंड फिर मिस्टर सी ने इसको कंसिडरेशन पे किया 2 करोड़ का। अब पहले तो ध्यान देना, पहले तो आप लोगों को नंबरिंग कर देते हैं। पहले तो असेट खरीदा, फिर इसने अग्रीमेंट किया, फिर एडवांस आया, फिर मिस्टर एक्स ने डील कैंसल की और एडवांस रिटेन हुआ। फिर असेट ट्रांसफर हुआ मिस्टर बी को। मिस्टर बी ने बाद में अग्रीमेंट किया, एडवांस आया, डील कैंसल हो गया और एडवांस रिटेन हुआ। फिर यह असेट चला गया मिस्टर सी को और उससे कंसिडरेशन भी आ गया। पहले तो ये ट्रांजैक्शन में टैक्स किसको लगेगा? मिस्टर बी को लगेगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ असेट बाय ए टू बी
इज बाय अ वे ऑफ गिफ्ट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इज अ नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। तो अब मिस्टर बी जो है उसको टैक्स लगेगा अंडर कैपिटल गेन्स। कौन से ईयर में? 24-25 में। तो पहले तो बहुत इजी, मिस्टर बी का एफईओसी कितना होगा? 2 करोड़, बराबर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि मिस्टर बी का होल्डिंग पीरियड कहां से कहां तक आएगा? 2-3 से लेके 19 जून 2024। प्रीवियस ओनर प्लस करंट ओनर दोनों का हम ऐड करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चल गया? असेट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है तो कहने से आपको इंडेक्सेशन भी मिलेगा। क्यों इंडेक्सेशन मिलेगा? क्योंकि असेट 20 जून को ट्रांसफर हुआ है, मतलब 23 जुलाई के पहले। अब इंडेक्सेशन कब से कब तक मिलेगा? इंडेक्सेशन कहने से एक्ट के हिसाब से हम चलने जाए तो 7-8 से लेके 24-25 तक, जब से असेट मिस्टर बी को मिला है तब से। और अगर हम केस लॉ के हिसाब से चलने जाए तो फिर आपको इंडेक्सेशन कब से मिलना चाहिए? 2-3 से लेके, अरे बराबर ना। अच्छा, अब मिस्टर बी के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट, तो इट विल बी कहने से कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर की कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख। अब 10 लाख में से क्या माइनस करेंगे? क्वेश्चन क्या आ रहा है? कितना एडवांस मनी माइनस होगा? मिस्टर ए ने 2 लाख फोरफिट किया था, मिस्टर बी ने 3 लाख, टोटल हो चुका है 5 लाख। कितना? बोलो, कितना होना चाहिए माइनस? एक बार प्रोविजन देखते हैं, चलो ना वापस से पढ़ो। हाँ, क्यों 5 लाख नहीं अभी? कितना? क्यों 3 लाख? बाय असेसी। एंड हु इज असेसी राइट नाउ? तो मिस्टर बी तो कहने से सिर्फ 3 लाख रुपया ही माइनस कर पाएगा। अब थोड़ा सा अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, गवर्नमेंट का इधर भी नुकसान हुआ है। क्या? 2 लाख पे टैक्स ही नहीं मिला। अच्छा, अब हमने 3 लाख क्यों माइनस किया? प्रोविजन तो छोड़ो, थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ और प्रैक्टिकली सोचो। सिर्फ समझो मैं मिस्टर ए हूं, मिस्टर ए प्रीवियस ओनर, तुम सब मिस्टर, ये समझो असेट है। अब ये क्लासरूम जो असेट है ये किसने खरीदा था? मिस्टर ए ने खरीदा था। कितने में खरीदा? मैंने। तो मेरे पास ये प्रॉपर्टी के क्या होंगे? पेपर्स होंगे। पेपर पे कितना प्राइस लिखा होगा? 10 लाख लिखा होगा पेपर पे। अब मैं एक ट्रांजैक्शन कर रहा हूं मिस्टर एक्स के साथ, 2 लाख रुपया उससे एडवांस आया और वो फोरफिट कर दिया। मैंने बाद में यही असेट आपको गिफ्ट किया, बेचा नहीं है, गिफ्ट किया है। तो अब मैं आपको क्या करूंगा? ये जो प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल पेपर्स दे दूंगा, प्लस एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा जिसको हम बोलेंगे गिफ्ट डीड। ये पेपर्स और दोनों साथ में मिला के नहीं से आपको दूंगा। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन किया, उससे आपने 3 लाख फोरफिट किया और अब आपने वो असेट बेचा। तो अब आपके पास क्या है? प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर से, जिसमें कॉस्ट क्या लिखी है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने एडवांस फोरफिट कर लिया है।
और दूसरी चीज, जब मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे रहा हूं तब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा ये ले प्रॉपर्टी के पेपर्स, ये ले 2 लाख रुपया की। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा, तुम्हारे पास तो प्रॉपर्टी के सिर्फ पेपर्स होंगे जिसमें कॉस्ट कितनी लिखी होगी 10 लाख, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि मैंने 2 लाख फोरफिट किया है, तो तुम मेरा वाला 2 लाख कैसे माइनस कर पाओगे? समझा कि नहीं समझा? समझा। मैंने आपको है ना ये 3 एग्जाम्पल्स देके गवर्नमेंट के 3 नुकसान बता दिए। पहला गवर्नमेंट का नुकसान क्या था? लेट टैक्स मिलना। दूसरा नुकसान क्या गवर्नमेंट का? एक्सेस अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं मिलना। इफ एडवांस मनी इज मोर देन, तो वो एक्सेस पे टैक्स नहीं मिलना। एंड तीसरा नुकसान, इफ एडवांस मनी इज फोरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, कहने से करंट ओनर तो वो माइनस नहीं कर पाएगा, तो वो प्रीवियस ओनर वाला एडवांस पे भी टैक्स नहीं मिलना। अब गवर्नमेंट के इतने सारे नुकसान है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो प्रोविजन रखा था उसको चेंज किया। अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल है ओनली अप टू 31 मार्च 2014। और इसी रीजन के वजह से मेरे जितने भी एग्जाम्पल्स थे सब में आप देखो एडवांस 12-13 में ही फोरफिट करवा दिया है मैंने। मतलब सब जगह पे 31 मार्च 2014 के पहले फोरफिट हो चुका है। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी है, इधर भी 12-13 लिया और इधर 2 एडवांस थे, एक में मैंने 4-5 ईयर लिया है और एक में 12-13। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन अमेंड कब किया? अमेंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014 ये प्रोविजन को अमेंड किया। 31 मार्च 2014 तक अभी भी ओल्ड प्रोविजन ही अप्लाई होता है। 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स न्यू प्रोविजन आ चुका है। और न्यू प्रोविजन क्या है कि एडवांस मनी विच इज रिसीव्ड एंड रिटेन्ड बाय assessee is taxable under income from other sources। पूरा प्रोविजन ही उन्होंने चेंज करके क्या बोल दिया, अब से अदर सोर्स में टैक्स कर दो। एक सेक्शन है 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 9, और बोल दिया कि अब से अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। अब तुम देखो जितने भी गवर्नमेंट के नुकसान थे ना वो सब हट गए, क्योंकि अब आपको समझो कि एडवांस मनी 16-17 में मिला। मतलब कब मिला? 1/4/2014 के बाद। और तुमने डील कैंसिल हो गई और एडवांस फोरफिट हुआ और तुम्हारी प्रॉपर्टी 24-25 में बिकी। तुम्हें टैक्स कब देना पड़ेगा? 16-17 अदर सोर्स में टैक्सेबल। समझो तुम्हें 10 लाख तुम्हारी कॉस्ट थी और 12 लाख एडवांस मिला और 12 फोरफिट हुआ, टैक्स कितने पे? 12 लाख पे। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, जितने भी नुकसान थे गवर्नमेंट के, ये एक अमेंडमेंट के वजह से सब हट गए। अब क्या तुम्हें ओल्ड प्रोविजन भी याद होना चाहिए? यस, क्योंकि अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा? डेट के कब पैसा फोरफिट हुआ है। फोरफिट कब हुआ है ना वो देखना है। रिटेन कब किया अपन ने? अगर 31 मार्च 2014 तक हमने फोरफिट कर दिया होगा तो वो टैक्सेबल होगा, मतलब वो डिडक्ट होगा फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड अगर उसके बाद फोरफिट किया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक और एग्जांपल देता हूं। मिस्टर ए ने एक असेट परचेज किया जिसकी कॉस्ट 10 लाख थी और ये परचेज हुआ था इन 2-3। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक अग्रीमेंट किया इन अ ईयर 12-13, जहां पे ये अपना असेट ट्रांसफर करेगा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 लाख। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एडवांस दिया 2 लाख का। इसने डील कैंसल की और इसने एडवांस को
रिटेन किया। फिर मिस्टर ए ने मिस्टर सी के साथ अग्रीमेंट बनाया इन ईयर 1920, जहां पे वापस से वो अपना असेट ट्रांसफर करेगा फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5 करोड़। मिस्टर सी ने मिस्टर ए को क्या दिया बोलो? एडवांस दिया 3 लाख रुपए का। इसने डील कैंसल कर दी और इसने वापस से एडवांस क्या कर लिया? रिटेन। फिर मिस्टर ए ने मिस्टर डी के साथ एक अग्रीमेंट किया। कब? ऑन 20th जून 2024। एंड मिस्टर डी जो है उसने मिस्टर ए को क्या पे कर दिया? कंसिडरेशन 2 करोड़ का। अब पहले तो तुम समझो कि मिस्टर ए ने ये असेट खरीदा, अग्रीमेंट किया, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ और मिस्टर बी का एडवांस फॉरफिट हुआ। फिर वापस से डील हुआ, एडवांस आया, डील कैंसल हुआ और वापस से एडवांस रिटेन हुआ। फिर वापस से अग्रीमेंट हुआ और कंसिडरेशन आ गया। अब तुम समझ पा रहे हो? तो यहां पे 2 बार एडवांस फॉरफिट हुआ है। तो जो दूसरा एडवांस है ना, दूसरा एडवांस वो कब फॉरफिट हुआ है? 1920 में। तो 1920 में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आप लोगों को 3 लाख रुपया के नहीं से टैक्सेबल हो जाएगा। ये 3 लाख तो गया ना डायरेक्ट अदर सोर्स में। और अब जो आपका ईयर है 24-25, उसमें क्या होगा? तो आपकी एफवीओसी हो जाएगी 2 करोड़। आपका होल्डिंग पीरियड हो जाएगा 23 से लेके 19 जून 2024। आपका असेट बन चुका है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। तो आप इंडेक्सेशन करोगे, लेकिन पहले कॉस्ट क्या लोगे? 10 लाख रुपया, और इसमें से माइनस क्या करोगे? एडवांस मनी कितना? 2 लाख रुपया, जो पहले वाला फॉरफिट हुआ है वो। और बचा कितना? 8 लाख। और तुम अभी 8 लाख को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे, मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 105। बोलो समझा? प्रोविजन क्या है एडवांस मनी का? तो आपको ये चेक करना है कि एडवांस कौन से डेट पे फॉरफिट हुआ है। अगर वो फॉरफिट हुआ है अप टू 31 मार्च 2014, तो आप क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करोगे। ऑन और आफ्टर 1/4/2014 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो पूछो। ओल्ड प्रोविजन में प्रॉब्लम्स क्या थी वो समझी? प्रॉब्लम नंबर 1, गवर्नमेंट के साइड से टैक्स लेट मिल रहा था। प्रॉब्लम नंबर 2, अगर एडवांस मनी कॉस्ट से तो एक्सेस अमाउंट पे टैक्स नहीं मिल रहा था। और थर्ड, अगर एडवांस मनी फॉरफिट किया है प्रीवियस ओनर ने तो उस पर भी टैक्स नहीं मिल रहा था। अब न्यू प्रोविजन के हिसाब से कहने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अपने लिए एक नुकसान था इंडेक्सेशन का, बट अब वो भी गया। अब अपने को कोई ऐसा नुकसान नहीं है यहाँ पे। बोलो समझा? हाँ या ना? चलो लिखेंगे अभी एडवांस मनी का कॉन्सेप्ट। पेज नंबर 7.7, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 करना। क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 7.7। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया आंसर आप लोगों का? चेक किया आप लोगों ने आंसर? क्या
हाँ, यहाँ पे ये क्या फॉलो किया है, मंजुला जे शाह फॉलो किया है। सो यहाँ पे आपको रेफरेंस देना पड़ेगा मंजुला जे शाह का, ठीक है। आईटी एक्ट फॉलो करोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। आईटी एक्ट के हिसाब से आपको इंडेक्सेशन 109 आएगा, डिवाइड करोगे तो, ठीक है। ये समझा आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 11 चालू है, करो सॉल्व। और एक सम आप लोगों को सॉल्व करना है। चीजें समझ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 7.26। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ देख लो एक बार, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर ए है, 91-92 में उसने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है। मिस्टर ए ने अग्रीमेंट किया इन 5/6 मिस्टर एक्स के साथ। यहां से एडवांस आया 4 लाख, डील कैंसिल हो गया। डील कैंसिल हुआ तो ये हाउस प्रॉपर्टी ये एडवांस मनी रिटेन किया गया। ये जो हाउस प्रॉपर्टी है 91-92 में खरीदने के बाद 96-97 में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हुए थे 3 लाख के। फिर उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 दोनों दी हुई है। फिर मिस्टर ए ने यही प्रॉपर्टी मिस्टर बी को गिफ्ट कर दिया इन 8/9। मिस्टर बी ने अग्रीमेंट किया पहले मिस्टर वाई के साथ 12/13 में, वहां से एडवांस आया 3 लाख और फिर वो एडवांस रिटेन हुआ क्योंकि डील कैंसिल हो गया था। फिर मिस्टर जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑन 15 अप्रैल 2024। इसने भी एडवांस दिया था 2 लाख, डील कैंसिल हुआ और इसका भी एडवांस रिटेन हुआ। मिस्टर बी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए थे 5 लाख के इन 16-17। फिर मिस्टर बी ने हाउस प्रॉपर्टी सेल की ऑन 20 जून टू मिस्टर सी। कंसिडरेशन आया 3 करोड़, एचडीवी वो टाइम पे था 350 लाख एंड का ब्रोकरेज 1%। कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बी। बराबर? पहले आप लोग ये केस लिख लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इसमें मुझे दोनों आंसर्स निकाल के देना एज पर केस लॉ एंड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सो आपको सॉल्व 2 बार करना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आया किसी का आंसर? बोलो। 146 बराबर? सब लोगों का आ रहा है? मंजुला जे शाह के हिसाब से 297। ये आपका कैपिटल गेन का आंसर आ गया और अदर सोर्स में और एक आएगा 2 लाख, क्योंकि ये वाला जो एडवांस है वो करंट ईयर में ही फोरफिट हुआ ना, तो वो आ जाएगा 2 लाख, वो ऐड करना पड़ेगा।
हमने बताया चैप्टर 1 में टैक्स रेट्स पढ़े थे, टैक्स रेट्स, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP को स्लैब रेट लगता है। फिर 4 रेट्स है सरचार्ज के, 10%, 15, 25 एंड 37, HEC 4%। वो टैक्स रेट्स एक बार देख के आना कल, क्योंकि कल का अपना लेक्चर उसी के ऊपर है। ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।